गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सचिन जी के साथ बैठे हुए हैं और सचिन जी एनजीओ एक्सपर्ट माने जाते हैं इस फील्ड के। और सचिन से आज हम जानेंगे कि एनजीओ क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं एनजीओ। जब समाज में एक एनजीओ रहता है तो समाज को क्या बेनिफिट है एनजीओ से। फिर नई कंप्लाइंसेस के बारे में जानेंगे कि 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या लगते हैं, और हर एक एक मुद्दे पे बात करेंगे एनजीओ से रिलेटेड पे। जी, हेलो एवरीवन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया है सर ने, तो मैं एनजीओ का बताना चाहूँगा कि एनजीओ जो होती है, एक तो इसकी शॉर्ट फॉर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जितनी भी इनकम रिसीव कर सको उसका कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। आप जितना भी पैसा इनकम रिसीव करोगे वो आपको चैरिटी, किसी पुअर स्लम एरिया या कोई चैरिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, उन गरीबों की सहायता करनी है। तो इसी को ही एनजीओ कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि एनजीओ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। एनजीओ काफ़ी फील्ड में ऐसी वर्क करती है कि पुअर स्लम एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट करती है, तो उसके रिलेटेड एनजीओ गवर्नमेंट सपोर्ट करके उनको फंड रिलीज करके, तो बेनिफिट्स एनजीओ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर, ये एनजीओ की जो बेनिफिट्स हैं, या सर एनजीओ जो अभी नई कंप्लाइंसेस आई हैं जी उस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले आप ये बता दीजिए कि एक एनजीओ बनाने के लिए जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखिए, एक एनजीओ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 टाइप्स की एनजीओ रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप पे ये आती है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और थर्ड स्टेप पे सेक्शन 8 कंपनी। तो ये इन तीनों डिफरेंस में डॉक्यूमेंटेशंस भी अलग होते हैं। लाइक ट्रस्ट में तो 3 मेंबर्स आप मिलकर इसको रन कर सकते हैं, और ब्लड रिलेशन वाले भी इसमें चल जाते हैं। और सोसाइटी के केस में इसमें कंप्लाइंसेस, थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस भी 7 मेंबर्स की रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके अलावा इसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल का भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से मेंबर्स भी अरेंज करने होते हैं नेशनल लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए। तो नेशनल लेवल के लिए तो मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, 7 अदर स्टेट्स के और 3 जिस लोकेशन में वो रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। और सेक्शन 8 में प्राइवेट लिमिटेड की तरह 2 डायरेक्टर्स भी इसको रन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सर, जैसे मैंने सुना है, हालांकि मैंने इंटरव्यू में देखा था, ये जो पतंजलि है सर, वो सेक्शन 8 में आती है क्या? नहीं, पतंजलि ट्रस्ट में आती है। अच्छा, ट्रस्ट में ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो बिजनेस ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो चैरिटी में ही सारा इन्वेस्ट जाता है उसका। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रन कर रही है। अच्छा सर, ये मुझे एक जानना है कि हमारे व्यूअर्स को भी जानना होगा, जैसे कोई स्टेट लेवल की सोसाइटी है, स्टेट लेवल की ट्रस्ट बनाते हैं जी, ठीक है। पहली बात तो देखिए, जो ट्रस्ट एक्ट 1882 एक्ट में रजिस्टर्ड जो होती है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। ऑल ऑफ इंडिया आप इस एक्ट में कहीं भी वर्क कर सकते हैं। ये सोसाइटी एक्ट में होता है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, और उसका एक्ट होता है 1860। जी, तो इस एक्ट में बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सर, ये कि जैसे सोसाइटी की आपने सर बात की सर, कि जो एक सोसाइटी स्टेट लेवल पे रजिस्टर होती है, जी, तो क्या सर, अगर मैं यूपी का हूँ, मैंने यूपी में अपना सोसाइटी स्टेट लेवल पे बनाया, जी क्या मैं दिल्ली से या और अदर स्टेट से डोनेशन ले सकता हूँ? देखिए, डोनेशन ले सकते हैं आप, लेकिन रन जो उसकी जो डोनेशन लिया है आपने, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो मतलब आप उससे चैरिटी करेंगे उस डोनेशन से, वो आप स्टेट में ही कर सकते हैं अपने। अच्छा, जिसमें वो रन कर रही है जैसे उसका चैरिटी आप बाहर स्टेट में नहीं कर सकते। जैसे कि बाहर स्टेट में पुअर स्लम एरियाज हैं, उसमें जाके आप चाहें कि चैरिटी करें, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी लिमिट उसी स्टेट में रहेगी, उसी स्टेट को डेवलप कीजिए, ये एक्ट का रूल्स है। और सर, आपको वाइड लेवल पे काम करना है तो आपका सजेशन ये रहेगा कि सेंट्रल सोसाइटी या स्टेट सेंट्रल लेवल की सोसाइटी जी, पे नेशनल लेवल की सोसाइटी पे जाए। सर, एक ये थोड़ा बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स को ये भी जानना चाहेंगे कि सर, जो एनजीओ होते हैं सर, ये फंडिंग, जैसे सीएसआर फंडिंग सुना है हमने कि ये सीएसआर फंडिंग एनजीओ कैसे ले सकते हैं? देखिए, सीएसआर फंडिंग के लिए पहली बात तो सीएसआर की फुल फॉर्म हम बता देते हैं दर्शकों को भी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है। ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर से लिया गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो समाज को डेवलप करने के लिए ये फंड रिलीज करती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिनका 500 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर होता है, वही सीएसआर फंड रिलीज करती हैं छोटी छोटी एनजीओ के लिए,
कि भाई वो एनजीओ चैरिटी में इन्वेस्ट करे, किसी गांव को जो पुअर्स है, काफ़ी स्लम है, उसको डेवलप करने के लिए और एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए ये फंड दिया जाता है CSR। तो ये एनजीओ को दिया जाता है और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशंस भी एनजीओ को पूरे करके देने होते हैं इंडस्ट्री को, तभी ये फंड रिलीज हो सकता है। तो मतलब एनजीओ के दर्शाना होता है कि उसने क्या क्या पीछे में काम हाँ किया है जी। जिसको हम लोग सर ये एक रिपोर्ट में डाल जाती है सर, ऐसे आप फोटोग्राफ या किसी की रिपोर्ट फाइल बन के जाती है? देखिए वो डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वो सर्टिफाइड किस चीज़ से हो रही है आपकी चैरिटी देख के। अच्छा, बिग फोर में अगर जा रहे हैं हाँ। तो प्रॉपर रिपोर्ट जी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस कुछ मैंडेटरी होते हैं उसमें, लाइक जोन सी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिस एक्ट में रजिस्टर्ड है उसका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसकी रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार ऑफिस या SDM ऑफिस से रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए MOA की, और सर्टिफिकेट अचीव होना चाहिए ATG और 12A का। सर ये MOA के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताएं। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, जिसमें आपके संस्था के बायलॉज लिखे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि संस्था किस फील्ड में वर्क करेगी। और MOA के साथ एक होता है रूल ऑफ रेगुलेशंस ROR, इसमें आपके डिसिप्लिन्स लिखे रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस डिसिप्लिन में मेंटेन करके चलेगी। जी सर थोड़ा ये जो फंडिंग ये सर चेंज जो आई है ये DG12 के लेके या समथिंग कुछ भी जो 1 अप्रैल से चेंजेस आएगी, थोड़ा सर चेंजेस के बारे में बताइए, क्या चेंजेस आई है, पहले क्या होता था, चेंजेस आने के बाद क्या हुई है? जी देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होते थे सर्टिफिकेट ATG 12A के, वो दिल्ली में लाइफ टाइम के लिए होते थे। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या इनकम टैक्स का रूल चेंज कर दिया है 1 अप्रैल 2021 से, कि जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड हैं ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो इनको रिन्यूअल कराने होंगे। रिन्यूअल कराने के बाद उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 इयर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये तो हो गया कि जिनके एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ATG 12A हैं। अब आते हैं फ्रेश एप्लीकेशन, जिनका ATG 12A एप्लीकेशन कभी लगी ही नहीं संस्था की, उस संस्था अगर वो एप्लीकेशन 1 अप्रैल 21 के बाद लगाती है तो उसको पहले गवर्नमेंट 5 इयर्स वाला सर्टिफिकेट प्रोवाइड ना करके उनको 3 इयर्स वाला प्रोविजनल प्रोवाइड करेगी। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है कि फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई है, वो अगले दिन भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकती है। पहले ये नहीं होता था? पहले ये नहीं होता था। पहले होता था कि उसको मिनिमम लास्ट 3 इयर्स की चैरिटी दिखानी होती थी कि उसने चैरिटी में किया क्या है, और विद इतना ज़्यादा सबमिशंस देना होता था कि चैरिटी आपने की है, इसका एक्सपेंस बिल्स लेके आओ, वाउचर्स लेके आओ, तो वो सारे मेंटेन करके हमें CIT को दिखाने होते थे, तभी वो अप्रूवल मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि बिना चैरिटी दिखाए आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं, पैन कार्ड, सोसाइटी ट्रस्ट डीड और आपका सर्टिफिकेट्स जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस SDM ऑफिस से मिलता है, वही दिखाकर आप प्रोविजनल गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसी के बिहाफ पे आप डोनेशन रिसीव कर सकते हैं। एग्जामिशन बिल्कुल सेम मिलेगी, लेकिन प्रोविजनल के बाद जैसे ही आपको प्रोविजनल मिल जाए और आप उस पर चैरिटी करने लगें, उसके विदिन 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ 3 इयर्स के आप 5 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर 5 इयर्स रिन्यूअल सिस्टम चलेगा जी। तो ये न्यू इम्प्लीमेंट हुआ। सर से और भी बहुत सारी बात करेंगे, ATG क्या होता है और ATG फिर 12A क्या होता है, और FCRA के बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में, और डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। ATG अगर NGO लेती है उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट सर? जी राइट।